एक ट्रैक्टर में 4 पहिए होते हैं। अगर इसमें एक पहिया स्कूटी का, एक पहिया बाइक का, एक पहिया हवाई जहाज़ का और एक पहिया ट्रैक्टर का ही रहने दें तो क्या ये ट्रैक्टर चल पाएगा? इसका जवाब है नहीं। इसी तरह का दूसरा उदाहरण एक क्रिकेट टीम में भी हमको मिल जाएगा। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कुछ बैट्समैन होते हैं तो कुछ गेंदबाज। उसके साथ साथ अच्छी फील्डिंग आनी तो सबके लिए लाजमी ही होनी चाहिए। एक अच्छा विकेट कीपर भी टीम की ज़रूरत होता है। अच्छा, बल्लेबाज और गेंदबाज में भी वैरायटी होनी चाहिए कि कोई अश्विन की तरह स्पिन बॉल फेंकने वाला हो, तो कोई शमी की तरह तेज़ बॉल डालने वाला हो, कोई कोहली की तरह ठहर कर रन बनाने वाला हो, तो कोई रोहित की तरह धड़ाधड़ रन बनाकर अपना काम कर जाता है। पर अगर इस टीम में 11 में से 11 सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज ले लिए जाए तो क्या होगा? सोचिए, कीपिंग में कोई भी बल्लेबाज लग रहा है या गेंदबाज लग रहा है तो बॉल छूटकर बाउंड्री में जा रही, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें उसकी महारत नहीं है। कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ भी एक बैलेंस की ज़रूरत है। एक और उदाहरण हमारे फूडी व्यूअर्स के लिए हम दे देते हैं। बिरयानी में मसाले, चावल, तेल और गोश्त ये सब तयशुदा मात्रा में डालना होता है। सोचिए, अगर बिरयानी बनाते समय नमक की जगह चीनी डाल दी जाए तो क्या होगा? इन 3 उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि हम एक तरह के बैलेंस की बात कर रहे हैं। जिस तरह हमारे आसपास की चीज़ों में बैलेंस की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी दुनिया का निज़ाम भी सही तरीके से चलते रहे, इसलिए वर्ल्ड ऑर्डर में भी एक बैलेंस होना चाहिए, ताकि कोई एक देश या कोई स्टेट बहुत ज़्यादा ताकतवर ना बन जाए और वो दूसरों पर अपना धौंस ना जमा सके। पर आज की दुनिया में तो हमें ऐसा ही होता दिख रहा है। कई दशकों से अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना हुआ है। वो जो चाहता है करता है। ऊपर से इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस समय एक सन की आदमी वहाँ का राष्ट्रपति बना हुआ है। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आप सब जानते हैं ट्रंप अपनी मर्जी के मालिक हैं। अमेरिका को ग्रेट बनाने के नाम पर कुछ भी फैसले ले लेते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के नाम पे दुनिया से ट्रेड वॉर छेड़े हुए हैं। पर असल में हर जगह अलग अलग राजनीतिक हित साध रहे हैं ट्रेड वॉर के नाम पे। ट्रेड वॉर की मार भारत से बुरी और किसे पड़ी होगी, हम ये बात अच्छी तरह जानते भी हैं और समझते भी हैं। इसका असर अब तो ज़मीन पर भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के कारपेट बनाने वाले कारीगर और व्यापारी डरे हुए हैं कि 27 अगस्त तक अगर कोई हल नहीं निकला तो कारपेट की कीमतें बढ़ जाएंगी और फिर इन्हें कौन खरीदेगा बढ़ी हुई कीमत के साथ। ट्रंप के साथ एक और बड़ी दिक्कत है कि वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल किस्म के आदमी हैं, यानी कब क्या कर जाए, कहाँ पलट जाए, कोई नहीं जानता। जैसे पीएम मोदी के साथ उनके बड़े दोस्ताना संबंध है। पर भारत पर 50% का टैरिफ भी एक सच्चाई तो है ही। फरवरी महीने में ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में उन्होंने बेइज्जती की और अब उनको व्हाइट हाउस बुलाकर कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को तो हम ही देंगे, हम जंग रोकेंगे। यानी पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं वो। जब ऐसे हुक्मरान दुनिया में मुसल्लत हो जाते हैं तब बैलेंस ऑफ पावर की ज़रूरत समझ आती है। तो सवाल उठता है कि इस समय अमेरिका को टक्कर देने वाला कौन है? कौन सा ऐसा देश है जो उसकी सत्ता को चैलेंज कर सके? इसका जवाब तो वाकई मुश्किल है। कोई एक देश ऐसा अकेले नहीं कर सकता और ये बात दुनिया अच्छी तरह से जानती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं कि कुछ शक्तिशाली देश एक साथ आकर अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। इस आइडिया में वो यकीन रखते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसी कोशिश तो पहले से ही हो रही है। उदाहरण के लिए हमारे सामने ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन हैं। पर इन संगठनों के साथ एक बड़ी दिक्कत है। इन संगठनों में आज की तारीख में बहुत सारे देश जुड़ चुके हैं। ज़्यादा देश जुड़ जाने से संगठन की रचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि हर देश के एक दूसरे देश के साथ अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं। जैसे एससीओ का उदाहरण आप ले लीजिए। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों हैं। दोनों की आपस में नहीं बनती। फिर पाकिस्तान तो अमेरिका के अब करीब भी जा रहा है, तारीखी रूप से भी वो अमेरिका के करीब भी रहा है, और ट्रंप के आने के बाद तो ये करीबी और बढ़ ही रही है। ऐसे में जानकार 3 देशों की एक तिकड़ी का नाम सुझाते हैं जो अमेरिका को टक्कर दे सकें। ये देश हैं रशिया, इंडिया और चाइना, यानी RIC। चीन और रूस तो खुलकर ये कह चुके हैं कि हमें RIC का एक अलायंस बनाना चाहिए, पर भारत ने अब तक RIC के आइडिया का खुलकर समर्थन नहीं किया है। पर ट्रंप के आने के बाद RIC की धारणा और मजबूत होते दिख ही रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, ट्रंप की धमकी के बाद भी हम रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं और तेल खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ चीन से भी अब हमारी करीबियाँ बढ़ रही हैं। इसी महीने के आखिर में चीन में एससीओ समिट होने वाली है, जहां इन तीनों देशों के नेता यानी व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिलने वाले हैं।
संभव है कि इस मुलाकात में ऐसी कोई बातचीत यानी RIC की कोई बातचीत हो जाए। इससे पहले ये तीनों नेता रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान मिले थे, पर उस समय दुनिया के ऐसे हालात नहीं थे कि RIC की कोई बात की जा सके। पर दुनिया के हालात तो अब ऐसे बन रहे हैं, तो इसलिए हम भी आज RIC की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर को बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी होता है और क्या RIC का सपना हकीकत में कभी तब्दील हो सकता है या नहीं। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और आप खबरगांव देख रहे हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि RIC ही क्यों। दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर नज़र डालिए। पहली अमेरिका, दूसरी रूस, तीसरी चीन और चौथी इंडिया। इसी तरह दुनिया की 4 बड़ी मिलिट्री पावर पर नज़र डालिए। पहली अमेरिका, दूसरी रशिया, तीसरी चाइना और चौथी इंडिया। इसलिए अमेरिका को छोड़कर बाकी 3 देशों को साथ ले आया जाए तो ये काम आसानी से बन सकता है, ऐसा जानकार कहते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि RIC की बात रूस और चीन पहले भी कर ही चुके हैं, पर सबसे पहला इसका आइडिया कहाँ से आया था? इसका आइडिया सबसे पहले रूस से आया था। रूस के एक बड़े मशहूर नेता हुआ करते थे, येवगेनी प्रिमाकोव उनका नाम था। ये रूस के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं एक वक्त में और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले उन्होंने ये बात की थी। उनका तर्क ये था कि अब सोवियत यूनियन का विघटन तो हो चुका है, ऐसे में अमेरिका अब दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें RIC बनाना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर अभी आर्टिकल का ये एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है। दिसंबर 1998 का ये आर्टिकल है, ईरान के प्रसिद्ध अखबार तेहरान टाइम्स में छपा है। उस समय प्रिमाकोव भारत आए हुए थे। 1998 में भी उन्होंने RIC की मांग भारत में दोबारा दोहराई। भारत के राष्ट्रपति भवन में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि इफ़ वी सक्सीड इन स्टैब्लिशिंग अ स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। तो जिस समय प्रिमाकोव भारत आए हुए थे उस समय दुनिया में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई थी जो बहुत प्रासंगिक हो गई थी RIC को लेकर। पहली घटना तो ये है कि अमेरिका ने ईरान में उस समय ज़बरदस्त बमबारी किए थे, हवाई हमले किए थे। भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रिमाकोव ने भी इन हमलों की मजम्मत की थी। चीन और भारत पहले ही इस हमले की निंदा कर चुके थे। दूसरी घटना ये थी कि भारत ने ताज़ा उस समय परमाणु परीक्षण किए हुए थे, जिससे वेस्ट और ख़ास तौर पर अमेरिका नाराज़ था। इसलिए प्रिमाकोव की यात्रा और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई थी उस समय। मतलब एक तरह से ये बोल रहे थे कि रूस आपके साथ खड़ा हुआ है, भारत को ये बताने की कोशिश की गई थी। तो ये बात प्रिमाकोव ने RIC की जो बात थी उन्होंने सबसे पहले की। फिर 1998 के बाद पुतिन का दौर शुरू हुआ। उन्होंने भी कई मौक़ों पर सीधे RIC की बात कही। ओसाका में जो G20 समिट हुआ था 2019 में, उस मीटिंग में भी पुतिन ने RIC की मांग की थी और कहा था कि ये आज के दौर की मांग है, आज के दौर की ज़रूरत है, इससे हमें अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंधों से लड़ने की ताकत मिलेगी। फिर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी कईयों बार RIC की मांग कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो 2025 में ही 2 से ज़्यादा बार ये मांग दोहराई है। इसी तरह चीन भी कई मौक़ों पर ये मांग दोहरा चुका है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि RIC पर कुछ प्रोग्रेस ही ना हुआ हो। इन तीनों देशों के विदेश मंत्री आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तीनों ही देश में हर साल ये मीटिंग आयोजित की जाती है, लेकिन ब्रिक्स SCO या G7 की तर्ज पर कोई औपचारिक रूप से RIC का संगठन नहीं बन पाया है अब तक, और ना ही अलग से इन 3 देशों के हेड ऑफ द स्टेट कभी अलग से मिले हैं। क्योंकि औपचारिक रूप से खुलकर RIC अभी तक काम नहीं करता है, इसलिए इसने अभी तक कोई ठोस फैसला लिया नहीं है। पर अब मांग तो उठ रही है कि इसे एक संगठन के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए और औपचारिक रूप से भी इसका काम शुरू हो जाना चाहिए। तो ऐसी मांग क्यों उठ रही है, इसकी 4 वजह हमें मालूम पड़ती है, एक एक करके आपको बताते हैं। नंबर 1, ट्रेड वॉर। ट्रंप के ट्रेड वॉर से चीन, इंडिया और रूस तीनों ही देश परेशान हैं, आप सब जानते हैं। चीन और भारत पर ट्रंप ने टैरिफ लगाए हुए हैं, जिन पर अभी भी बातचीत चल रही है। इन टैरिफ की वजह से रूस की ऑयल सप्लाई प्रभावित हो रही है। अब दूसरी वजह पे आते हैं जो ताइवान है। ताइवान के मसले पर रूस और भारत चीन के साथ खड़े हुए हैं। वो ताइवान को मान्यता देते हैं, वन चाइना पॉलिसी का भी समर्थन करते हैं। अमेरिका भी आधिकारिक रूप से चीन को ही असल मेनलैंड चाइना मानता है, पर ताइवान से अरबों रुपए का व्यापार भी करता है, वहाँ से चिप खरीदता है और बदले में अरबों के हथियार भी उन्हें बेचता है। वो नहीं चाहता कि ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाए। ये दूसरी वजह थी। अब तीसरी वजह आपको बताते हैं, जो है अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंध।
अमेरिका अपनी मन मर्जी से जिस पर चाहे प्रतिबंध लगाता है, भले ही यूएन ने उस देश पर प्रतिबंध ना लगाए हुए हों, पर अमेरिका के प्रतिबंध मानने पर सब मजबूर होते हैं। और अमेरिका के प्रतिबंध तो बहुत सिलेक्टिव भी मालूम होते हैं। उसका उदाहरण देखिए, अमेरिका आरोप लगाता है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, इसलिए उसने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जबकि ईरान कहता आया है कि वो बम नहीं बना रहा है, उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सिविलियन यूज़ के लिए है। अब दूसरी तरफ इसराइल के पास परमाणु बम है और ये दुनिया जानती है, पर उस पर अमेरिका कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। ऐसे ही प्रतिबंध नॉर्थ कोरिया पर लगे हुए हैं अमेरिका के, और यूक्रेन वॉर की वजह से रूस पर भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं अमेरिका ने, ये बात भी आप जानते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ इसराइल के हमलों में 62,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं गज़ा में, जिसमें से 19,000 से ज़्यादा तो बच्चे हैं। पर इसराइल पर अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, उल्टा उसको अरबों के हथियार दिए जा रहे हैं। हाँ, अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी पर प्रतिबंध ज़रूर लगाए हैं, क्योंकि इस कोर्ट ने नेतन्याहू और उनके कुछ मंत्रियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ था और उन्हें अपराधी बताया हुआ था। तो इस तरह के सिलेक्टिव अप्रोच से दुनिया के कई देश नाराज नजर आते हैं। चीन और रूस कई मौक़ों पर इस तरह के प्रतिबंधों की निंदा भी कर चुके हैं। तो ये तीसरी वजह थी। चौथी वजह ये है कि दुनिया में कोई एक देश सुपर पावर हो तो उससे सभी को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, यही आइडिया है। जैसे सुपरमैन को आप देख लीजिए, सभी की मदद करता है, जो मजलूम होता है उसकी तो वो पहले मदद करता है, उसकी मदद के लिए पहले पहुंच जाता है। पर अमेरिका से सीधी मदद अब दुनिया के अलग अलग देशों को मिल नहीं पा रही है, जैसे पहले ये मदद पहुँचा करती थी। वो कई तरह के फूड प्रोग्राम चलाया करता था, ऐसी जगहों पर खाना पानी पहुंचाया करता था जहां इसकी किल्लत है। खुद जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था तब भी अमेरिका ने हमें गेहूं दिया था। पर अब अमेरिका की नीतियां बदल रही हैं। ट्रंप ने कई ऐसी संस्थाओं से अपना नाम वापस ले लिया है या उनकी फंडिंग काट दी है, जिससे दुनिया के कमज़ोर मुल्क को फ़ायदा पहुंचा करता था। उदाहरण के लिए यूनेस्को, यूएसएड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम पिछले दिनों आपने सुने होंगे। अच्छा, ट्रंप के आने के बाद से यूरोप और अमेरिका के संबंध भी खट्टे ही हुए हैं। ईयू पर अमेरिका ने 15% टैरिफ लगाया हुआ है, जिससे उसकी बहुत आलोचना हो रही है पूरे यूरोप में। आई एम श्योर आपने वो फ़ोटो भी देख ली होगी जिसमें यूरोपियन लीडर्स ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन मसले पर बात करने के लिए अमेरिका आए हुए थे। उस फोटो में साफ दिख रहा है कि ट्रंप बॉस की तरह टेबल के एक तरफ बैठे हुए हैं और टेबल के दूसरी तरफ यूरोप के दूसरे बड़े लीडर्स लाइन से बैठे हुए हैं। इन लीडर्स में फ्रांस, बर्तानिया, जर्मनी जैसे बड़े देशों के नेता और ईयू और नेटो जैसे ताकतवर संगठनों के मुखिया भी शामिल हैं। यानी ट्रंप यहाँ एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अमेरिका वैसा अमेरिका नहीं रहा है जैसा वो दूसरे विश्व युद्ध के समय हुआ करता था, जब उसने यूरोप को खड़ा करने के लिए, वापस खड़ा करने के लिए बहुत पैसा लगाया था, उनका साथ दिया था। बल्कि कोल्ड वॉर तक भी अमेरिका ने यूरोप को भर भर कर समर्थन दिया था। पर अब समय बदल गया है। कुल जमा बात यह है कि अमेरिका से अब दुनिया को वैसा फ़ायदा नहीं हो रहा है जैसे पहले हुआ करता था। ये बात हम समझाना चाह रहे थे इस पॉइंट से। तो ये वो वजह थी जिससे समझ आता है कि क्यों अमेरिका को टक्कर देने के लिए एक दूसरी ताकत का उभरना भी ज़रूरी मालूम होता है, इस समय की ज़रूरत है। अब समझिए कि RIC का नाम इस समय क्यों लिया जा रहा है। तो भारत और रूस तारीखी तौर पर पक्के वाले दोस्त रहे हैं, आप जानते हैं। रूस पर प्रतिबंध लगे तो हमने सस्ते दामों से उससे तेल ख़रीदा। अमेरिका ने एक्स्ट्रा 25% का जो टैरिफ लगाया, फिर भी हमने उनसे तेल ख़रीदना कम नहीं किया और अभी भी हम तेल ख़रीद रहे हैं। इसी हफ्ते रिपोर्ट आई है कि रूस ने भारत को दिए जा रहे तेल पर डिस्काउंट को और बढ़ा दिया है। यानी अमेरिका से ना डरने और रूस से दोस्ती रखने पर उसने हमें इस दोस्ती का तकाजा भी दिखा दिया है। यानी रूस से अपनी जमी हुई है। अब आ जाइए चीन पर। तारीखी तौर पर इस देश से हमारी दुश्मनी ही रही है। एक बार लड़ाई भी हो चुकी है चीन से हमारी, फिर बॉर्डर डिस्प्यूट तो है ही, वो अलग बात है। पर पिछले 1 महीने का घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो इसमें भारत के सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री चीन होकर आए हैं। PM मोदी खुद चीन जा रहे हैं SCO समिट में हिस्सा लेने। पिछले 7 साल में वो अब तक चीन नहीं गए हैं, पर अमेरिका से दगा मिला तो उन्हें चीन भी जाना पड़ रहा है। वहाँ से भी विदेश मंत्री वांग ही आए हैं, बाकायदा PM मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई है। बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म करने की बात तक चल रही है। कहा जा रहा है कि वापस चीन और भारत की दोस्ती हो जाएगी और ये बात भी कही जा रही है कि हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि समझ आ गया कि अमेरिका अब भरोसे के काबिल रहा नहीं है और वो सबसे पहले अपना मतलब देखेगा। कुछ जानकार तो ये कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन में भारत और अमेरिका के
जो रिश्ते हैं वो शायद ही सुधर पाएँ। अब ये आने वाले वक्त में जब प्रशासन बदलेगा, अमेरिका में इलेक्शन होंगे, तब ये दोनों देशों के जो संबंध हैं वो ठीक होंगे। तो अमेरिका के प्रेशर ने भारत को ये तक भुला दिया है कि यही चीन कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साथ लड़ाई में खुलकर उसका ही समर्थन कर रहा था। तो रूस के साथ साथ अब चीन भी हमारा दोस्त बन रहा है और चीन से भी हमारी करीबी बढ़ रही है। कम से कम फ़िलहाल नज़र तो यही आ रहा है। अच्छा, ये भारत के रूस और चीन के साथ संबंधों की बात हो गई। अब RIC में रूस और चीन भी हैं, तो रूस और चीन की दोस्ती तो पहले से ही रही है, तो उसकी चिंता तो वैसे भी थी नहीं। तो अब समझिए इस बात को कि RIC असल में एक मजबूत अलायंस बन जाता है तो दुनिया में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। पहला तो यही कि अमेरिका का एक तरफा वर्चस्व है वो ख़त्म हो जाएगा। वो जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत भी है ना कि शांति वास्तव में भय और आतंक का संतुलन है। अमेरिका इसका ही फ़ायदा उठाता है। जब उसे टक्कर देने वाला कोई आ जाएगा तो उसका ये आतंक और ये जो एक तरफा दबदबा है वो भी कम हो जाएगा। दूसरी बात, तीनों देश ग्लोबल साउथ को भी साथ लेकर चलेंगे। अमेरिका जिस तरह ग्लोबल साउथ को धुतकारता है वैसा अब शायद नहीं होगा अगर ये अलायंस बन जाता है। तो ग्लोबल साउथ भी अब खुद दूसरा नेतृत्व चाहता है। तीसरी बात ये कि यूरोप से तीनों देशों के संबंध सुधरेंगे, मतलब चीन, रूस और भारत के। और चीन और रूस का जो डर यूरोप में बना हुआ है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होगा। आप देखिए कि रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से यूरोप को कितना नुकसान हो रहा है। यूरोप को मिडिल ईस्ट के देशों से महंगा तेल ख़रीदना पड़ रहा है, जबकि सस्ते दाम में तेल उनको पहले रूस से ही मिला करता था। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का नाम आपने सुना होगा। तो होता ये था कि यूरोप से रूस गैस सीधे ख़रीदा करता था, पर प्रतिबंध के बाद ये पाइपलाइन भी अब बंद डली हुई है। अब जर्मनी जैसे देश अमेरिका से महंगी गैस खरीदने पर मजबूर हैं। पहले अमेरिका में गैस को लिक्विड बनाया जाता है, फिर जहाज़ से ये गैस यूरोप आती है, फिर अलग से प्रोसेस करके इसे फिर गैस बनाई जाती है, यानी बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है इसमें। वहाँ रूस से एक टोंटी खोलने की देरी बस रहती थी और जो गैस थी वो सीधे जर्मनी पहुँच जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है प्रतिबंधों के बाद। अच्छा, यूक्रेन जंग के पहले रूस EU का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी हुआ करता था। EU और रूस के बीच कुल व्यापार लगभग 257 अरब यूरो हुआ करता था, जो जंग की वजह से जाहिर बात है कि रुक गया है। तो सोचिए कि अगर RIC मजबूत होता है, एक अलायंस बनता है, तो क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। हालांकि इसके बनने से कई तरह के सवाल भी पैदा होते हैं, जैसे कि अगर RIC बना तो क्या चीन पाकिस्तान का साथ छोड़कर कहीं और चला जाएगा। ऐसा तो नामुमकिन सा ही लगता है, क्योंकि वहाँ चीन ने करोड़ों लगाए हुए हैं। फिर क्या अमेरिका से भारत की पक्की वाली कट्टी हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो भारत अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी खो सकता है। सवाल कई तरह के हैं, कुछ के जवाब हैं, कुछ के नहीं हैं। कई जगह संभावनाएं हैं तो कई जगह आशंकाएं हैं। भविष्य कैसा होगा हम बता नहीं सकते, पर ऐसा तो ज़रूर लगता है कि SCO मीटिंग में पुतिन और जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो साथ फ़ोटो आने वाली है, उसे देखकर ट्रंप के पेट में मरोड़ ज़रूर मचेगी। उस पर ट्रंप क्या रिएक्शन होगा वो आपको हमारे ख़ास कार्यक्रम राजदूत में तो पता चल जाएगा। बाकी आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये एपिसोड आपके लिए हमारे 3 साथियों ने रिकॉर्ड किया है, सर्वेश, अभिषेक और इरशाद ने। देखते रहिए खबरगांव।